आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 19 के बारे में, जो कि हमारे संविधान का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे अक्सर सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे लोअर लेवल के हों चाहे अपर लेवल के हों, सभी तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें एक इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, लास्ट में। ये वाला पोर्शन जो कि इमरजेंसी के जो भी आर्टिकल्स हैं उनको मैं लास्ट में बताऊंगा। इमरजेंसी के जो आर्टिकल्स हैं वो आईएएस और पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं। तो बाकी से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं, अगर वो भी नॉलेज है हमारे पास और ये भी नॉलेज है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ सकते, वो सभी चीज़ें आपको आ जाएंगे। तो देख लेते हैं आज आर्टिकल 19। हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। मौलिक अधिकार के अंदर हम पढ़ रहे थे राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। इस स्वतंत्रता के अधिकार में आज हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, जो कि बोलने की स्वतंत्रता विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 19 आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। इसमें क्या है देख लेते हैं। आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। हम जो भी बोलने की हमारी स्वतंत्रताएं हैं उनसे रिलेटेड अधिकारों को आज हम इसमें बताने वाले हैं, ये आर्टिकल बताने वाला है। तो देख लेते हैं इसमें आर्टिकल 19(1) क्या कहता है। सभी नागरिकों को क्या है, आर्टिकल 19(1) कहता है बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। याद रखना है, कोई भी स्वतंत्रता वहां तक हमको मिलती रहेगी जहां तक हम दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते, उसको खत्म नहीं करते। अगर आपको बोलने की आज़ादी है तो ये नहीं कि आप माइक लगा के पड़ोसी की तरफ माइक को कर दें और कुछ भी बोलें, नहीं। उससे क्या होगा, वो जो शांति के अधिकार से जीना चाहता है, शांति का अधिकार भी है हमारे संविधान में, अगर वो शांति का अधिकार चाहता है तो वो शांति के अधिकार की वजह से आप पे केस ठोक देगा। तो याद रखना है, इतने आराम से बोलना है, इस तरीके से बोलना है कि दूसरे को परेशानी ना हो, तब तक वो आपका अधिकार सुरक्षित रहेगा। याद रखना है, फ्रीडम तब तक आपकी सुरक्षित रहेगी। अब देख लेना है इसमें क्या है, बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या क्या आता है, बोलना, वोट देना, प्रेस और शांति से रहने का अधिकार ये मिले हैं। प्रेस का अधिकार भी इसमें शामिल है। वोट देने का अधिकार भी इसी आर्टिकल 19(1) में शामिल है। वोट देने का अधिकार भी हम अगर हमको वोट नहीं देने दे रहा है कोई, तो हम इसको पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 19(1) के तहत जा सकते हैं। तो याद रखना है आर्टिकल 19(1)(a। आगे है इसमें क्या क्या प्रतिबंध है। ये नहीं कि आपको ये अधिकार मिला हुआ है, तो इसमें कुछ प्रतिबंध भी हैं। क्या है, आप बंद का आह्वान नहीं कर सकते। आप बोलने व व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, ये नहीं कि आप कुछ बोलना चाहते हैं और बंद का आह्वान कर दिया कि आज भारत बंद होगा, नहीं। इसके लिए आप रोके जा सकते हैं। दूसरा, फोन टैपिंग नहीं कराई जा सकती। फोन टैपिंग के अक्सर मामले आते हैं जिसमें से कि बहुत ज़्यादा बवाल होता है। तो ये अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) आपको अधिकार देता है कि वो आप किसी को भी फोन टैपिंग के मामले में रोक सकें, सुप्रीम कोर्ट चाह सके। आगे ध्यान रखना है, आगे देखिए, शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन। अगर आपको सम्मेलन करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करना है और बिना हथियार के करना है। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तभी आपको सम्मेलन करने की आज़ादी दी जाएगी। लेकिन हथियार लेके गए और कुछ पंगा हो गया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि जिसने सम्मेलन बुलाया होता है वो जिम्मेदार होता है उस चीज़ का, अगर कोई भी बवाल होता है। आगे इसमें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। सार्वजनिक भूमि पर आप सम्मेलन कर सकते हो। ये नहीं किसी निजी भूमि पर किसी पे सम्मेलन करना चाहते हो, कोई पड़ोसी की भूमि पड़ी है बहुत सारी, कहने लगे कि ये तो मेरा अधिकार है, मैं तो इस पे करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। सार्वजनिक भूमि पे जो कि सरकार ने अलॉट करा रखी है कि यहाँ पे कोई भी सम्मेलन कर सकता है, कोई भी सभा बुला सकता है, उस पर आप सम्मेलन कर सकते हैं। दूसरा, बिना हथियार के। कोई भी हथियार ले जाता है तो पहले तो पुलिस ही उसको पूछताछ कर लेगी, जो भी है अंदर जाने का हिसाब किताब बना देगी। लेकिन फिर भी अगर कोई अंदर जाके हथियार वगैरह का यूज करता है तो इसके जिम्मेदार सम्मेलन करने वाले भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि कोशिश की जानी चाहिए कि इसमें कोई हथियार ना है। दूसरा, इस अधिकार के अंदर हड़ताल करना मना है।
ये नहीं कि आपका ये अधिकार दे रखा है कि आप सम्मेलन कर सकते हो, आप शांतिपूर्ण हथियार के सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल के लिए इसमें मना किया गया है। आगे, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप संगठन बना सकते हो, कोई यूनियन बना सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, ये आपको फ्रीडम मिली हुई है। इसमें क्या है, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, आपकी ये अधिकार है कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, कोई दबाव समूह बना सकते हो, कोई इंटरेस्ट ग्रुप बना सकते हो, कोई प्रेशर ग्रुप बना सकते हो, आप कोई क्लब बना सकते हो जिसमें कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, आप सहकारी समितियां बना सकते हो इसके अंतर्गत। अब सोचने वाली बात है, अगर जो टीचर्स या जो बच्चे बहुत शॉर्ट में पढ़ते हैं कि हाँ मुझे ये आर्टिकल आ गया, आर्टिकल को कई बार हमारे संविधान में 395 आर्टिकल हैं पूरे, उनको एक या दो क्लास में कंप्लीट कर देना, तो उससे वो भी अच्छे से उसको याद कर लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन अंदर से पूछे जाते हैं, सिर्फ आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अगर कोई शॉर्ट में इसको पढ़ा रहा होता आर्टिकल 19 को, तो ये सभी चीज़ें रह जाती। क्वेश्चन यहाँ से आता तो पता नहीं चलता कि कहाँ से आया, और वो क्वेश्चन अक्सर छूट जाते हैं। याद रखना है, मेहनत करनी है तो बहुत अच्छे से करनी है। एक बार की मेहनत है, बहुत अच्छे से कीजिए, फिर लाइफ टाइम मजे लीजिए। आगे देख लेते हैं, सहकारी समितियों पे थे। सहकारी समितियाँ कौन सी होती हैं? जिसमें बहुत सारे लोग, जिसमें आसपास के लोग, गांव या देहात में या शहर में आसपास के लोग एक समिति बनाते हैं जिसमें कि पैसा इकट्ठा किया जाता है और ज़रूरतमंद को ब्याज पे दे दिया जाता है। तो ये होती हैं सहकारी समितियां, जो कि रजिस्टर्ड होती हैं, सरकार के पास रजिस्टर्ड करा दिया जाता है कि ये समितियां हैं और ज़रूरतमंद को ये धन मुहैया कराती हैं बहुत कम ब्याज पर। तो इस तरह की समितियों को भी खोलने की आज़ादी इसके अंदर है। क्या नहीं है इस पर प्रतिबंध है, आप आतंकवादी समूह नहीं बना सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मेरे को संघ बनाने की आज़ादी है, यूनियन बनाने की आज़ादी है, लेकिन आप आतंकवादी समूह, टेररिस्ट ग्रुप नहीं बना सकते। याद रखना है, टेररिस्ट ग्रुप। आगे है, भारत के राज्य क्षेत्र में बिना रोक टोक के घूमना। आप भारत के राज्य क्षेत्र में बिना रोक टोक के कहीं भी घूम सकते हो। याद रखना है, उन जगहों पे घूमना है जहाँ पे मना नहीं है। किसी निजी संपत्ति में आप घूमने चले गए तो आपको पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी संपत्ति में घुस रहे हो, उसके अधिकारों का हनन कर रहे हो, उनको बर्बाद कर रहे हो। याद रखना है, जहाँ पे सार्वजनिक चीज़ें हैं जो सरकार ने मुहैया करा रखी हैं, ठीक है आप यहाँ जा सकते हो, तो उन जगह पर ये अधिकार लागू होते हैं, किसी निजी जगह पर ये अधिकार लागू नहीं होते। और एक और चीज़, आर्टिकल 19 राज्य के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। किसी निजी संपत्ति के, निजी व्यक्ति के खिलाफ अधिकारों की मांग नहीं कर सकता, राज्य के खिलाफ ये मांग कर सकता है। राज्य का एक कर्तव्य है कि इनको मुहैया कराए, कोई निजी व्यक्ति से नहीं कर सकते ये। आगे है, भारत के राज्य क्षेत्र में बिना रोक टोक के घूमना। भारत के राज्य क्षेत्र में आप बिना रोक टोक के कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो। इसमें क्या है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। आप एक राज्य से, जैसे कि जो मजदूर वर्ग होता है वो कई बार दूसरे राज्य से, एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंच जाता है रोजी रोटी कमाने के लिए। इस तरह की आज़ादी सभी को दी गई है कि हम भारत में एक हैं, सभी राज्य एक हैं, तो कहीं का व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, कहीं भी काम कर सकता है, कहीं भी बस सकता है, कहीं भी निवास कर सकता है। इस सब चीज़ों की आज़ादी दी गई है। अब इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। वेश्या, जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं, सामाजिक भलाई के लिए, सामाजिक रुतबे को बनाए रखने के लिए जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं, उनको रोका जा सकता है समाज के हित में। पेशेवर अपराधी, जो पैसे लेकर जो अपराध करते हैं, किसी को मारना, पीटना, किसी को धमकी देना, ऐसे अपराधियों को भी इसके अंदर रोका जा सकता है। एड्स, आप चल रहा है कोरोना, एड्स और कोरोना से पीड़ित जो भी व्यक्ति होते हैं उनको रोका जा सकता है। क्यों? एड्स अभी भी एक लाइलाज बीमारी है। क्या है, अगर ये किसी में दूसरे में चलेगी तो वो मरना ही मरना है, वो बचेगा नहीं। इस वजह से सामाजिक भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए इन अधिकारों को रोका जा सकता है, इन एक्टिविटीज़ को रोका जा सकता है। इस अधिकार के अंदर भी दिया तो है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए। एड्स पीड़ित और कोरोना पीड़ित के बारे में तो हम जान सकते हैं। कोरोना के मामले में भी देखे गए थे, जिसको भी कोरोना हो गया था या तो उसको घर में बंद कर दिया था या हॉस्पिटल में बंद कर दिया था। ये क्यों किया गया था? कि ये बीमारी दूसरों में ना फैले। तो सामाजिक हित के लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं सरकार द्वारा की जाती हैं, और इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि ये सरकार के पास पावर है। आगे देख लेते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। जैसा कि हम भारतवासी एक हैं, एक ही नागरिकता है। भारत के किसी भी राज्य का इंसान किसी दूसरे राज्य में, तीसरे राज्य में, चौथे राज्य में, किसी भी राज्य में बस सकता है,
निवास कर सकता है, आराम से अपनी गृहस्थी चला सकता है। इसमें दो वर्ड आए हैं, एक तो बस जाना और एक निवास करना। निवास क्या होता है? निवास अस्थायी चीज होती है। जैसे कोई नौकरी करने के लिए किसी दूसरे राज्य में गया है, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, तो क्या होता है, जब तक उसकी नौकरी रहती है या फिर काम करता रहता है तब तक वो उसमें अस्थायी रूप से निवास करता रहता है, मतलब परमानेंट तरीके से वहाँ नहीं रहता। लेकिन जहाँ पर उस व्यक्ति का घर होता है, घर खरीद के वहाँ पर उसके बीवी बच्चे माँ बाप रहते हैं, उसको निवास उसको बस जाना कहा जाता है। बस गया वहाँ पे। अब वो कहीं भी निवास कर रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, नौकरी कर रहा हो, तो वहाँ से जब भी वो वहाँ से छूटेगा तो अपने कहाँ पे आएगा, जहाँ पे वो बस गए हैं उनके माँ बाप, वो लोग, तो उनसे मिलने अक्सर आता रहेगा। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो लोग नौकरी पेशा होते हैं, आर्मी में होते हैं, वो अक्सर हर जगह नहीं रह सकते, तो उनको एक अपना घर होता है, अपना निवास होता है, अपना ज़मीन होती है, वहाँ पर वो मिलने आते रहते हैं और जाते रहते हैं। आगे है कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें आता है हम रोजी रोटी कमाने के लिए कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, क्योंकि रोजी रोटी और बच्चों का पेट हमें खुद ही भरना है, कोई और नहीं भर के दे सकता। इसलिए हमको इस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता कि तुम कौन सा काम कर रहे हो। इसलिए याद रखना है, काम कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, काम छोटा कभी नहीं होता। पैसे कम आ रहे हो वो अलग बात है, काम काम होता है, काम छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, काम करने से कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यही मेरी पॉलिसी है। अब तो ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं इसके दूसरे पार्ट को, जो कि इसी के साथ अगर पढ़ा जाएगा तभी ये समझ में आएगा, और ये कंप्लीट भी तभी होगा जब ये पार्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं ऊपर वाले पार्ट में। आर्टिकल 352। आर्टिकल जब 352 लागू होता है, आर्टिकल 352 अभी तक 3 बार लागू हुआ है। मतलब इमरजेंसी का अधिकार देता है। आपातकाल 3 बार लागू हुआ है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। 1962 था जब चाइना से युद्ध हुआ था भारत का, तब इमरजेंसी लागू की गई थी। उसके बाद 1971 आया। 1971 में 1971 में जो पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी बांग्लादेश को लेके, पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर अटैक कर दिया था और बांग्लादेश ने इंडिया से मदद मांगी कि आप हमें बचाइए। तो इंडिया ने बांग्लादेश की सपोर्ट में बांग्लादेश को आज़ाद कराया और पाकिस्तान से लड़ाई की, तब ये इमरजेंसी लागू की गई थी। उसके बाद 1975 में इंदिरा जी ने अपनी मर्जी से लागू कर दी थी, वो सत्ता से नहीं हटना चाहती थी या कुछ बहुत सारी वजह थी। तो 3 बार हमारे देश में अभी तक इमरजेंसी लागू हुई है। अब बात आती है 1965 में भी तो युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, तो तब कौन सी इमरजेंसी लागू की गई थी? नहीं, तब इमरजेंसी अलग से लागू नहीं की गई थी। जब चाइना से युद्ध हुआ था 1962 में, तो ये जो युद्ध हुआ था इसको 1968 तक इस इमरजेंसी को लागू रखा था। 1962 में जो इमरजेंसी लगी थी वो 1968 तक 1968 तक लागू रही थी, और युद्ध हुआ था 1965 में, तो इसको अलग से लागू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसमें अलग से इमरजेंसी लागू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो पाकिस्तान के साथ जो इमरजेंसी चली आ रही थी उसी को आगे बढ़ा दिया था। अब चलते हैं आगे। जब आर्टिकल 352 लागू होता है, इम्प्लीमेंट होता है उसका, तो 358 358 इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, उसको लागू कर दिया जाता है। जब 358 लागू किया जाएगा तो आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाता है। याद रखना है, जो 358 आर्टिकल है जो कि इमरजेंसी को लेकर है, अगर उसको लागू किया जाता है तो वो सिर्फ आर्टिकल 19 को निलंबित कर देता है, सस्पेंड कर देता है, ठीक है। बाकी अधिकारों को वो निलंबित नहीं करता। एक चीज और याद रखना है, आर्टिकल 19 में सिर्फ नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की बात की गई है, अन्य के लिए नहीं है। ये मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं 6, मुझे एक चीज और बताना भूल गया कि आर्टिकल 19(1)(f) जो कि संपत्ति को खरीदने और बेचने का जो अधिकार था उसको यहाँ से हटा दिया गया है। वो भी संविधान संशोधन अधिनियम
1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है। आगे देख लेते हैं इसमें। ये हमारे अभी 6 अधिकार बचे हुए हैं आर्टिकल 19 के अंदर, पहले थे 7। और इस अधिकार को इसमें से हटाकर, मौलिक अधिकार में से हटाकर आर्टिकल 300A में एक कानूनी अधिकार के तौर पे इसको रख दिया है। अब आगे देख लेते हैं इसमें। जैसे ही 358 लागू होगा, आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाएगा। इसके बाद आता है अन्य अधिकारों को भी क्या करते हैं, इन अन्य अधिकारों को भी सस्पेंड करने के लिए दूसरे आर्टिकल हमको लागू करने पड़ते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 359 को लागू करना पड़ेगा। इसमें कहा गया है 359 में कि राष्ट्रपति चाहे तो कुछ अधिकारों को और चाहे तो सभी अधिकारों को, 19 तो 58 में है, 59 में अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी जो मौलिक अधिकार हैं उनको सस्पेंड कर सकता है। बाकी अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है, या तो सभी को सस्पेंड कर सकता है या उनमें से कुछ अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है। याद रखना है, आर्टिकल 358 सिर्फ 19 को निलंबित करता है, लेकिन आर्टिकल 359 20 और 21 को छोड़ के इनको कोई भी निलंबित नहीं कर सकता। 20 और 21 को कोई भी निलंबित नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान की आत्मा है, इनको कोई भी निलंबित नहीं कर सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता। तो इसमें भी कहा गया है 359 20 और 21 को छोड़ के बाकी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है, लेकिन उसमें भी एक चीज है कि वो इन अधिकारों में से भी वो जिस अधिकार का उल्लेख करेगा अपने सस्पेंशन में, सिर्फ उन्हीं अधिकारों को निलंबित किया जाएगा, बाकी को ऐसे ही बना छोड़ा जाएगा। अब चलते हैं आगे। थर्ड पॉइंट, युद्ध और बाह्य आक्रमण जो आर्टिकल 358 है, ये सिर्फ दो कंडीशन में लागू होता है। या तो किसी देश से युद्ध हो गया हो या बाह्य आक्रमण का डर हो, किसी तरह का बाह्य आक्रमण होने वाला हो या हो गया हो। तो इस कंडीशन में जो ये दोनों शब्द हैं हमारे संविधान में दे रखे हैं, अगर इसको लेके ये अधिकार लागू किए जाते हैं, आर्टिकल लागू किया जाता है 358, अगर दो तरह की चीजें हमारे सामने हैं तभी आर्टिकल 358 को लागू किया जाएगा। आर्टिकल जब 358 लागू होगा तो ये पूरे देश में लागू होगा, इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। अगर ये लागू हो जाता है तो जो आर्टिकल 19 निलंबित हुआ है, इसके द्वारा वो पूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। जब तक उसकी अवधि रहेगी तब तक वो आर्टिकल 19 पूरी तरह से निलंबित रहेगा, सस्पेंड रहेगा। अब हम चलते हैं आगे। सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह तीनों ही कंडीशन में आर्टिकल 359 लागू हो सकता है। आर्टिकल 359 लागू हो सकता है तीनों ही कंडीशन में। याद रखना है, दो कंडीशन में, युद्ध और बाह्य आक्रमण में 358 लागू होता है और तीनों ही कंडीशन में 359 लागू हो सकता है। इसमें क्या है, ये किसी भारत के किसी एक भाग पर लागू किया जा सकता है, पूरे भाग पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, या तो ये पूर्ण अवधि के लिए लागू किया जा सकता है या कुछ अवधि के लिए। ये पूर्ण अवधि के लिए भी लागू किया जा सकता है, पूरे कार्य जो भी उसमें अवधि की विवेचना की गई है, या तो कुछ समय के लिए लागू किया जा सकता है और इसमें कुछ अधिकारों को लागू किया जा सकता है, हो सकता है ज़्यादा अधिकारों को लागू किया जाए। तो ये थे हमारे आर्टिकल 352, 358 और 359। इमरजेंसी की जो घोषणा करने की जो पावर है राष्ट्रपति के पास, वो आर्टिकल 352 में है। उसके बाद इन अधिकारों को लागू किया जाता है बाकियों को और अधिकारों को निलंबित करने के लिए। तो जब हमारे देश में इमरजेंसी लागू होती है तब हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते, लेकिन दो अधिकारों के लिए हम लड़ सकते हैं। बात आती है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। चाहे कितनी भी इमरजेंसी लग जाए, कोई भी हमारे प्राण नहीं छीन सकता और हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये है आर्टिकल 21 के अंदर। आर्टिकल 20 में है कि बिना दोषी ठहराए हुए, जब तक अदालत दोषी नहीं ठहरा सकती किसी को, जब तक किसी भी व्यक्ति को अदालत ने दोषी नहीं ठहरा दिया जाए अदालत द्वारा, तब तक किसी को जेल में नहीं डाला जा सकता, तब तक उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये नहीं कि इमरजेंसी लागू हो गई और किसी को भी जेल में भर दिया। तो ये दो आर्टिकल हमारे संविधान में सभी लोगों को बराबर मिले हुए हैं और ये हमारी सुरक्षा भी करते हैं। कई बार क्या होता है, सरकारें बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाती हैं, अपने आप को बनाए रखने के लिए इमरजेंसी लागू कर देती हैं,
और सारे अधिकार उनको पहुंच जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमको संविधान में 2 आर्टिकल दिए गए हैं, 20 और 21, ताकि लोगों की इसमें सुरक्षा बनी रहे। बाकी चीज़ें छीन लीजिए, कम से कम लोगों को सही से रहने दीजिए। तो ये था हमारा आर्टिकल 19, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। अब हम आर्टिकल 21 पढ़ने वाले हैं, 20 पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, इनको पढ़ने के बाद वो चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें ले ली हैं उससे रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।